नमस्कार मित्रों, मैं नीरज सक्सेना, फिजिक्स फैकल्टी। लास्ट लेक्चर में अपन परिनालिका यानी सोलेनॉइड की अक्षपर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर चुके। इसके अलावा परिनालिका से संबंधित सभी टॉपिक जो अगले चैप्टर के थे उन्हें भी परिनालिका की एप्लीकेशन के साथ ही एडजस्ट कर दिया गया है। यानी परिनालिका से संबंधित सभी बातें अपन कर चुके हैं जो अगले चैप्टर में भी होती उनको भी है। जैसे मान लो दंड चुंबक व धारावाही परिनालिका में तुलना, तो वो भी अपन ने की है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब अपन एम्पियर के नियम का दूसरा अनुप्रयोग कंप्लीट कर चुके। अब एम्पियर के नियम का तीसरा और अंतिम अनुप्रयोग अपने को करना है। टॉरॉइड की अक्षपर चुंबकीय क्षेत्र। स्वाभाविक है, टॉरॉइड से आप वाकिफ नहीं होंगे कि टॉरॉइड किसे कहते हैं। तो पहले मैं आपको टॉरॉइड समझाऊंगा, फिर उसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, है ना। तो सबसे पहले आकृति की बात करें अपन, टॉरॉइड, है ना। क्या है साहब टॉरॉइड? तो पहले वो आपको मैं समझा देता हूं। टॉरॉइड, ठीक है। पहले शेप को समझिए, इधर साइड में ले लीजिए। जैसे अपन ने ये परिनालिका बनाई थी, है ना। ये परिनालिका की अक्ष मोटाई जो आपको दिख रही है परिनालिका की, वो आप देख ही रहे हैं। ये मोटाई है परिनालिका की, ठीक है ना। अब ये तो सब ठीक है, अपन ने पढ़ चुके हैं, इसका काम खत्म। अब इसी से मैं आपको समझाऊंगा कि हम टॉरॉइड किससे कह रहे हैं। अंतहीन परिनालिका को टॉरॉइड कहते हैं। जैसे आपके सामने मैंने परिनालिका दर्शाई, इसका प्रथम सिरा है P, अंतिम सिरा है Q। अब मैं कह रहा हूं अंतहीन परिनालिका को, तो आप P और Q को मिला दीजिए। ये देखिए साहब, ये P और Q को जब आप मिला देते हैं तो स्वाभाविक है जो चीज बनेगी वो एंडलेस है, यानी उसमें कोई अंत आपको दिखाई नहीं देगा। तो इसे ही कहते हैं टॉरॉइड, है ना। अब देखो अक्ष ऐसे के ऐसे ही वृत्ताकार हो जाएगी, है ना। P और Q मिला ही दिया आपने, तो ये जो चीज दिख रही है आपको, ये परिनालिका टॉरॉइड है। परिनालिका पे भी फेरे होते हैं, टॉरॉइड पर भी फेरे होते हैं। वो अलग अलग कलर से मैं आपको सब चीजें दिखाई देता हूं, है ना। ये सब इस पर लपेटों की संख्या, वही विद्युत रुद्ध तांबे के तार इस पर लपेटे गए, है ना। जैसे परिनालिका पर आपने लपेट रखे थे, तो सबके सब चीज वो की वही है। बस ये है कि आप परिनालिका का प्रथम और अंतिम सिरा मिला देंगे तो जो चीज बनेगी उसी को कहा जाएगा टॉरॉइड, है ना। टॉरॉइड में रेडियस भी देखिए, आप सब चीजें देखिए, फिर अपन एक साथ। ये सेंटर है ना, सेंटर को लिख देता हूं। ये इनर रेडियस R1, ये आउटर रेडियस R2। तो स्वाभाविक है ये एवरेज रेडियस R, है ना। यानी R1 आंतरिक त्रिज्या है, R2 बाह्य त्रिज्या है, तो R को अपन कहेंगे माध्य त्रिज्या। R माध्य त्रिज्या है, तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 अपॉन 2। ठीक है साहब, माध्य त्रिज्या की बात होगी। ये परिनालिका की अक्ष थी, स्वाभाविक है ये टॉरॉइड की अक्ष कहलाएगी, इसका स्थान। अब ऐसे इसने वृत्ताकार शेप में ले लिया है। यहां भी अपन ने धारा प्रवाहित कर रखी थी और यहां पर भी अपन धारा प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। ये देखो धारा प्रवाह दिखा देते हैं। ये स्मॉल, एक मिनट, स्मॉल आई से अपन इसको दिखा देते हैं ना। ये सब एक मिनट, चलो, है ना। ये सब धारा स्मॉल आई। अब ये धारा किस तरह से जा रही है? उधर से जा रही है और इधर से आ रही है। इसका जाना आना मैं अलग कलर से दिखाता हूं, ये व्हाइट कलर से। ये देखो, अगर ये धारा को आप देखें तो इस धारा
आपको तार में इस तरह से ये आपको दिखाई देगी, है ना। टॉरॉइड में ये धारा की दिशा, और अंत में इस तार से बाहर निकल जाएगी। अब स्वाभाविक है, आप प्रत्येक लपेटे को पकड़िए, जैसे लपेटा है इसको पकड़िए, ये देखो धारा की दिशा, अंगूठे की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार लपेटे हैं, तो हर वृत्त पे देखोगे आप तो अक्ष की दिशा में चुंबकीय क्षेत्र दिखेगा। ये देखो, इस पे देखा अक्ष की दिशा में, इस पे देखा अक्ष की दिशा, तो इसका मतलब ये हुआ कि टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, ये चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार होता है या वृत्त के आकार में होता है। तो ये सब जो आपके सामने बना उसे टॉरॉइड कहते हैं। मैं एक बार इसको शॉर्ट में और समझा देता हूं। ये परिनालिका थी जो हम पढ़ चुके, ये परिनालिका की अक्ष थी, ये आगे भी अक्ष ही रहने वाली है, सब कुछ वही है। अंतहीन परिनालिका को टॉरॉइड कहते हैं, अर्थात परिनालिका के प्रथम व अंतिम सिरों को मिला दें तो जो आपको आकृति प्राप्त होगी वो टॉरॉइड कहलाती है, जो आपके सामने बनाई हुई है ना। टॉरॉइड पर भी परिनालिका की तरह विद्युत रुद्ध तांबे के तार के लपेटे अत्यधिक संख्या में होते हैं। ये देखो साहब, लाल रंग से मैंने वृत्ताकार लपेटों की संख्या आपको दिखा दी, धारा भी दिखा दी। जैसे ही तार में धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते ही टॉरॉइड की अक्ष पर, अब टॉरॉइड की अक्ष तो कैसी होगी, वृत्त के आकार में हो चुकी है ना, ये वृत्ताकार अक्ष है। तो टॉरॉइड की अक्ष पर यानी चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार रूप में उत्पन्न होता है, जिसको अपन ने दिखा रखा है। तो टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का शेप वृत्त के आकार का है, ठीक है साहब। अब अपने को इसकी अक्ष, जो मैंने ये व्हाइट से दिखा रखी है आपको, इसकी अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो सब अब अपन ले लेते हैं अनुप्रयोग 3, है ना। एप्लीकेशन 3 मतलब अनुप्रयोग 3, ये लास्ट अनुप्रयोग है एम्पियर के नियम का। फिर अगले अन्य टॉपिक, है ना। तो सब अनुप्रयोग में टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब स्वाभाविक है, अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो अक्ष को क्लियर दिखाना पड़ेगा। अक्ष को क्लियर दिखाने के लिए अब ये वायर वगैरह हटाने पड़ेंगे, अक्ष सामने लानी पड़ेगी। तो ये टॉरॉइड है, अब इसको काट दो, है ना। या आप ऐसे समझ लो जैसे आपने काट दिया, है ना। तो ऐसे वृत्ताकार है टॉरॉइड, है ना। तो आपको जैसे मैं इससे दिखाऊं, एक चीज मेरे सामने रखी हुई है, सब इसको समझ लो। तो आपको ऐसे काटना है, ये इस तरह से इसको काट के दिखा रहा हूं मैं आपको, जैसे मैं चला के दिखा रहा हूं ऐसे अब मैं काटने जा रहा हूं आकृति, है ना। तो देखिए साहब, इसके सामने ही बना देता हूं मैं। ये देखो, ये मैंने आपको वो की वही आकृति काट के दिखा दी। अक्ष की जगह मैं अक्ष दिखा देता हूं, ये अक्ष की जगह मैंने अक्ष दिखा दी। चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग कलर ले रहे हैं ताकि आपको सब कुछ साफ साफ दिख जाए। ये चुंबकीय क्षेत्र है ना, ये वृत्ताकार वैसा का वैसा, ठीक है। ये माध्य त्रिज्या है, इनर तो R1 है, इसको माध्य त्रिज्या कहते हैं अपन कैपिटल R से। कैपिटल R का मतलब क्या है वो यहां दिखाई दिया आपको, ठीक है। अब देखो, अंदर से धारा बाहर आ रही है, अंदर से धारा बाहर आ रही है, बहुत ध्यान से देखेंगे आप। ये देखो, व्हाइट से देख रहे हो ना आप, ये धारा अंदर से बाहर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो सब आपको धारा अंदर से आती हुई दिख रही है, अंदर से आती रहती है डॉट, तल के लंबवत बाहर। ये धारा को सब तल के लंबवत बाहर की तरफ ये डॉट से दर्शा रहा हूं मैं। ये छोटे छोटे मैंने डॉट दिखा दी। ऐसा ही धारा की दिशा आपको मूल चित्र में यानी इस चित्र में दिखाया मैंने। बाहर धारा ये देखो अंदर से आ रही है तो बाहर से पीछे जा रही है ना, वो का वही सीन। धारा को अब मैं पीछे जाते हुए दिखा रहा हूं क्रॉस से, क्योंकि अपन इसको आकृति को काट चुके हैं, इसलिए
अपन अब चुंबकीय ये धारा को इस तरह से दिखाना पड़ रहा है। वायर अब लपेट के नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि वायर लपेट के दिखाएंगे तो अक्ष क्लियरली नहीं दिखेगी। तो सब ये आपके सामने वो का वही चित्र बन गया, वही माध्य त्रिज्या। अब आपको चुंबकीय क्षेत्र किस पर ज्ञात करने के लिए कहा गया? अक्ष पर। ठीक है ना, अक्ष मैंने दिखाई दी। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है तो स्वाभाविक एम्पीयर के नियम से आप गणना कर रहे हो तो आपको एम्पीरियन पथ लेना पड़ेगा, यानी बंद पथ लेना पड़ेगा। तो सब माध्य त्रिज्या C के तुल्य ही, ये माध्य त्रिज्या R के तुल्य ही हम बंद पथ C ले लेते हैं। भाई हमें अक्ष पर ही चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है, धारा का वितरण एक समान होना चाहिए। तो देखो इस वृत्ताकार जो C से जहां लिखा मैंने, उस C वृत्त पे, C को मैं दूसरे कलर से लिखने की एक बार कोशिश करता हूं ताकि आपको और अच्छे से दिखे। ये तो फिर वो सेम कलर हो जाएगा, ये ग्रीन ले लेते हैं, ये देखो, है ना। अब ये देखो अंदर धारा का वितरण इस पीले वाले वृत्त के अंदर एक जैसा है, और अपन ने कह रखा है कि हम एम्पीरियन पथ ऐसा लेते हैं जिसमें धारा का वितरण एक समान हो। तो आप इसमें देख लो, चाहे बाहर की धारा देख लो चाहे अंदर की देख लो, दोनों का वितरण इस पीले वाले वृत्त के अंदर एक समान है। तो पीला वाला वृत्त कितनी त्रिज्या का है? पीला वाला वृत्त कैपिटल R त्रिज्या का है, जैसा वहां दिखा रखा है ना। तो सब माध्य त्रिज्या कैपिटल R के या R के तुल्य वृत्ताकार बंद पथ C लेते हैं। ले लिया साहब। अब ये एम्पीरियन पथ भी यही है। अब आपको एम्पीयर का नियम लगाकर चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है ना। तो सब एम्पीयर के नियम से डायरेक्ट एम्पीयर का नियम लगा दो आप। B डॉट dl यानी BDL कोस थीटा बराबर μ0 समेशन I, ये एम्पीयर का नियम। सारी वैल्यूज एक साथ पुट कर देंगे, है ना। ये क्योंकि शॉर्टेस्ट काम है, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, इससे सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। पहले लेफ्ट साइड को देखो। लेफ्ट साइड आपसे B और DL के बीच का कोण मांग रही है। ये अल्पांश ले लिया साहब आपने, ये अल्पांश DL ले लिया, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र वृत्ताकार है तो अल्पांश पर चुंबकीय क्षेत्र दिखाओगे तो स्पर्श रेखा से दिखाना पड़ेगा। वृत्त में कोई भी भौतिक राशि आप दिखाएं उसको सदैव स्पर्श रेखा से ही दिखाते हैं, है ना। धारा से, यानी जो अंदर धारा का वितरण है उससे वृत्ताकार पथ समान दूरी पर है तो स्वाभाविक है। अब देखो B नियत है, क्योंकि जिस कैपिटल R त्रिज्या के या माध्य त्रिज्या कैपिटल R के बंद पथ की आप बात कर रहे हो उसके सापेक्ष धारा का वितरण एक समान है, ठीक है सर। तो B नियत व B पैरेलल DL, ये मैंने अल्पांश लेके दिखा दिया आपको। B और DL पैरेलल है, यानी थीटा बराबर 0 डिग्री। लेफ्ट साइड कंप्लीट। अब आ जाओ सब राइट साइड की बात करें। एक काम तो कंप्लीट हो चुका है। राइट साइड में चीज को समेशन I, है ना। अब देखो ध्यान से समझना राइट साइड वाला काम। यदि टॉरॉइड पर फेरों की संख्या कैपिटल N व धारा स्मॉल I है तो, है ना। अब देखो साहब, अगर हमने 25 फेरे लपेटे सपोज, तो 25 ही इसके अंदर भी और 25 ही बाहर भी है, यानी बंद पथ के अंदर पूरे के पूरे फेरे। अगर आपने 10 लपेटे, जैसे देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। अभी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, अंदर भी 80 फेरे हैं। तो जितना तार, यानी आपने 25 बार तार लपेटा तो 25 बार ही किस में से गुजरेगा? पीले वाले वृत्त में से। 30 बार तार लपेटा तो 30 बार ही किस में से गुजरेगा? पीले वाले वृत्त में से, यानी माध्य त्रिज्या तुल्य वृत्ताकार पथ C में से। ये C है ना,
इसमें से गुजरेगा। तो साहब अगर आपने एन फेरे लिए तो एन के एन ही किस में से गुजरेंगे? येलो वृत्त में से। स्वाभाविक है, पूरे के पूरे ही गुजरते हैं। तो साहब यदि टोरॉइड पर फेरों की संख्या एन है और धारा स्मॉल आई है तो बंद पथ से गुजरने वाली कुल धारा कितनी होगी? एनआई होगी। इसे एक बार और समझा देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। अगर आप टोरॉइड पर 25 फेरे लपेटते हैं, मैं इधर आ जाता हूं, 25, तो 25 ही ये जो अपन ने व्हाइट वाला यहां लिया ना ये पथ, इस 25 ही इसमें से गुजरेंगे। हर को लपेट के तो ऊपर ही लाना है ना आपको, तो 25 बार ऊपर और 25 बार नीचे। अब हमने तो ये येलो वृत्ताकार पथ ले रखा है, तो हम तो येलो के अंदर देखें, बाहर क्या है उससे क्या मतलब। तो हर फेरा अंदर से तो गुजरेगा ही गुजरेगा, तभी तो लपेटा कहलाएगा वो। तो साहब अगर आपने 20 फेरे लपेटे तो 20 बार लपेटे तो ये 20 बार अंदर गया ना, ये है ना। बार को छोड़ो, इस बार से क्या मतलब, आपको येलो वाला आपका बंद पथ है यानी एम्पीरियन पथ है। आपको एम्पीरियन पथ के अंदर धारा देखनी है। तो साहब अगर आपने एन फेरे लपेटे, जैसे मैंने मान लो 8 फेरे लपेटे, तो ये देखो बाहर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और अंदर भी देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं तो अंदर ही देखूंगा क्योंकि मेरे को धारा बतानी है किसके अंदर? एम्पीरियन पथ के अंदर, है ना। तो मैं केवल अंदर अंदर ही देखूं, मैं एम्पीरियन पथ के बाहर क्यों देखूं? तो कहने का मतलब अगर हमने 8 लपेटे यानी 8 बार तार लपेटा तो वो अंदर भी 8 बार ही है, बाहर भी 8 बार ही है। अगर आपने एन फेरे बनाए तो एन फेरे अंदर होंगे, एन ही बाहर होंगे। वह धारा आई है तो कुल गुजरने वाली धारा कितनी होगी? एन आई होगी। तो परिनालिका में तो हमें एक पार्ट लेना होता था, तो परिनालिका में तो चक्कर था, उसमें तो फिर हमने ऐसे पी क्यू आर एस करके किया काम। परिनालिका में हम एक पार्ट लेते थे, पूरी परिनालिका नहीं लेते। यहाँ तो आपने वृत्ताकार पथ ले लिया तो पूरा टोरॉइड ही ले लिया ना अंदर अंदर के ना। तो सब अब मान रखो सब 1 से 1 में वैल्यू पुट करते हैं, बी आ गया बाहर, बी बाहर आ गया, है ना। ये अंदर रह गया ओनली डीएल, 1 मिनट, अंदर रह गया ओनली डीएल, ठीक है, अंदर डीएल। cos 01 खत्म, है ना। इधर आ जाओ म्यू 0, कुल धारा कितनी? समेशन आई इज इक्वल टू एन आई। बी बंद पथ की कुल लंबाई, तो बंद पथ एम्पीरियन पथ कितनी त्रिज्या का है? कैपिटल आर त्रिज्या का, और कैपिटल आर त्रिज्या का है तो इसकी कुल लंबाई कितनी होगी? 2 पाई आर, परिधि के बराबर, सीधी सी बात है। तो बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू 0 एन आई, यानी टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र म्यू 0 एन अपॉन 2 पाई आर इंटू आई। यहां एक छोटी सी समझने वाली बात यह है कि साहब इधर ही दिखा देता हूं, देखो साहब 2 पाई आर लंबाई पर कुल फेरे कितने हैं? एन है। तो इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या कितनी होगी? एन अपॉन 2 पाई आर। इकाई लंबाई पर फेरों की संख्या को अपन क्या लिख दें? स्मॉल एन। तो इकाई लंबाई पर अगर फेरों की संख्या में स्मॉल एन लिख दूं तो टोरॉइड में भी चुंबकीय क्षेत्र कैसे दिखा दूंगा? बी बराबर म्यू 0 एन आई, जैसा आपने परिनालिका की अक्ष पर दिखाया था वैसा ही यहां भी दिखाया जा सकता है ना। बस फर्क ये है कि मैं इधर एक तरफ लिख देता हूं, इधर बीच में से मिटा देता हूं। फर्क इतना सा है कि परिनालिका में स्मॉल एन अलग चीज है और टोरॉइड में स्मॉल एन अलग चीज है। जैसे परिनालिका में बात करें तो परिनालिका में स्मॉल एन का मतलब एन अपॉन एल, एन फेरों की संख्या और एल परिनालिका की लंबाई। लेकिन अगर अपन टोरॉइड में बात करें तो टोरॉइड में स्मॉल एन का मतलब हुआ एन अपॉन 2 पाई आर। हालांकि दोनों में बात एक ही है,
इकाई लंबाई में फेरे, इधर कहें चाहे इधर कहें, दोनों कहलाए तो क्या जाएंगे, इकाई लंबाई में फेरों की संख्या, है ना, फेरों की संख्या। तो कहने का मतलब दोनों में कहलाएगा तो एक ही, ठीक है। बस ये है कि आप एन का अंतर ध्यान रखना। ये हो गया साहब टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। इससे रिलेटेड छोटी मोटी चीजें और समझा देता हूं मैं, लेकिन अगर एग्जाम वगैरह में आता है तो आपको ज्यादा उलझना नहीं है, आप इसको यहीं सीमित कर दें। मैं जो बता रहा हूं अब वो कुछ अतिरिक्त बातें हैं। अब मैं क्या क्या बता रहा हूं पहले आप देखें ध्यान से। पहली बात, टॉरॉइड में सभी अंदर की ओर सभी जगह चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका की तरह एक समान नहीं होता है। भाई परिनालिका में तो चुंबकीय क्षेत्र अक्ष की दिशा में एक समान वो प्रबल होता है, लेकिन टॉरॉइड में अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र एक समान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है साहब, देख लो आप सिंपल सा, ये देखो, इसको देखो फॉर्मूले, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। तो इधर देखो आप ध्यान से, मैं इधर लिखता भी जाता हूं, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, ये साफ दिख रहा है ना। अब R कम है, देखो उधर ले जाता हूं वापस में आपको, है ना, ये B इज प्रोपोर्शनल हुआ, R कम है R1, तो चुंबकीय क्षेत्र अधिक, R2 ज्यादा है तो चुंबकीय क्षेत्र कम। यानी टॉरॉइड की आंतरिक परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक होता है क्योंकि R1 कम है, जबकि बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है क्योंकि R2 अधिक है। माध्य में या इसीलिए अपन ने अक्ष में निकाला बीचों बीच, है ना। तो सब अंदर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा क्योंकि R1 का मान कम है, और बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम होगा क्योंकि R2 अधिक है ना। तो ये तो आप समझ गए, मैंने लिख दिया, है ना, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तथा ये अब आप समझ जाना R2 ग्रेटर देन R1, R2 ग्रेटर देन R1 है तो स्वाभाविक है बाह्य परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र कम है और आंतरिक परिधि पर चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। अगली बात में आ जाइए, टॉरॉइड के बाहर। अब अपन बात कर लेते हैं अक्ष को छोड़कर टॉरॉइड के बाहर की तरफ। टॉरॉइड के बाहर में दो पार्ट आ जाएंगे। टॉरॉइड के बाहर में ये भी बाहर है और ये भी बाहर है। मैं दिखा दूं, ये C1 भी बाहर है और C2 भी बाहर है। C तो अंदर है, तो बाहर जब मैं कह रहा हूं तो C1 और C2, तो बाहर में पहले अंदर की ओर या आंतरिक पथ C1 के लिए, है ना। तो सब आंतरिक पथ C1 के लिए बाहर में दो चीजें होगी, आंतरिक पथ C1 के लिए चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा क्योंकि इस पथ में से कोई धारा गुजर ही नहीं रही है। देख लो आप, अंदर से कोई धारा गुजर नहीं, ये जहां मैंने C लिख रखा है इस जगह से कोई धारा नहीं गुजर रही है। ये देखो, ये मैंने जो बनाया है इस जगह से धारा नहीं गुजरी, इसके बाहर से धारा गुजर ली। बाह्य पथ C2 यहां की बात करें, है ना, तो बाह्य पथ C2 के लिए। अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहां भी चुंबकीय क्षेत्र 0 ही होगा, लेकिन कारण अलग है। यहां कारण है समेशन I इज इक्वल टू 0। समेशन I इज इक्वल टू 0 का मतलब मैं आपको समझा देता हूं। ये जो आप बाहर वाला पथ लेते, ये अब इसमें तो सारी धाराएं हैं, लेकिन जितनी अंदर जाने वाली हैं उतनी ही बाहर आने वाली हैं, तो धाराओं का बीजगणितीय क्या हो गया, 0 हो गया, है ना। तो जितनी अंदर जाने वाली हैं उतनी ही बाहर आने वाली हैं।
इसलिए यहां मैंने लिखा समेशन i इज इक्वल टू 0 और वहां मैंने लिखा i इज इक्वल टू 0। तो सब ये एम्पियर के नियम के तीनों अनुप्रयोग कंप्लीट होते हैं। अब आप मेरी बात को समझें। मैं क्या है, मेरा पैटर्न है कि मैं मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र को पहले पूरा पढ़ा देता हूं। तो मैंने बायो सावर्त पढ़ाया, बायो सावर्त के बाद आपको वृत्ताकार कुंडली, सीधा लंबा तार, फिर मैंने एम्पियर पढ़ा दिया, एम्पियर में सीधा लंबा बेलनाकार चालक, इसके बाद सोलेनोइड यानी परिनालिका और ये टोरॉइड, यानी सारे जितने भी चुंबकीय क्षेत्र हैं उन सबको मैं एक साथ ले लेता हूं। क्लियर साहब? अब मैं चुंबकीय क्षेत्र खत्म करने के बाद अब मैं चालू करता हूं चुंबकीय बल। तो ये मेरा ट्रैक है। किताब में आप देखेंगे यानी बुक में आप देखेंगे या टीचर वाइज डिफर करता है, सब टीचर अपनी अपनी सहूलियत से टॉपिक उठाते, सबका मोटिव यही रहता है कि बच्चे को जल्दी से बेटर समझ में आ सके। उसके लिए टीचर खुद व्यवस्था करता है कि यार मुझे किस क्रम में पढ़ाना चाहिए। फिर क्रम बच्चों की बुद्धिमत्ता से भी डिसाइड होते हैं कि यार बच्चे अगर इंटेलिजेंट है तो क्रम कैसा भी लो, लेकिन बच्चे अगर एवरेज हैं तो फिर क्रम ढंग से लेना पड़ता है। तो मैंने जो क्रम लिया ये मैं लेता आ रहा हूं कि साहब मैग्नेटिक फील्ड सारे एक साथ खत्म कर दूंगा। अब आ जाइए साहब, यहां से अब चालू करते हैं गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, या यूं कह दें चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल। ठीक है साहब? थोड़ा सा मैं विस्तार से बातें करूंगा इसमें, है ना। हालांकि टॉपिक वाइज को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन साइक्लोट्रॉन वगैरह की उत्पत्ति इसी टॉपिक से हुई है तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। देखो, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल, तो इसका मतलब आप ये तो समझ गए होंगे कि आवेश पर विद्युत क्षेत्र में भी बल लगता है ना, और चुंबकीय क्षेत्र में भी। टॉपिक से ही पता पड़ रहा है ना कि चुंबकीय बल किसमें? चुंबकीय क्षेत्र में। तो आवेश विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में ही बल का अनुभव करता है। विद्युत क्षेत्र में लगने वाले बल को विद्युत बल कह देते हैं, इसको कह देते हैं विद्युत बल, और चुंबकीय क्षेत्र में लगने वाले बल को अपन कह देते हैं चुंबकीय बल। ठीक है साहब? वो तो, लेकिन एक खास बात है, विद्युत क्षेत्र में तो अपन ने ये नहीं कहा कि गतिमान होना चाहिए, है ना, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र में तो साफ कह रहे हैं कि आवेश गतिमान होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ स्थिर तथा गतिशील दोनों ही स्थितियों में विद्युत क्षेत्र के कारण विद्युत बल लगेगा, लेकिन चुंबकीय बल तो तभी लगेगा जब आवेश कौन सी अवस्था में हो? गतिशील। तो एक तो इस बारीकी को समझ लेना चाहिए। वो टॉपिक लिखने के पीछे भी, या टॉपिक को इतना तरीके से लिखने के पीछे भी रीजन यही रहा है कि आप ये स्पष्ट जान लें कि आवेश स्थिर है तो बल चुंबकीय बल नहीं लगेगा, विद्युत बल तो दोनों स्थितियों में कार्य करेगा। चलो साहब, है ना।